भुगतान में देरी पर झारखंड हाईकोर्ट का चाबुक, 3 बड़े अधिकारियों के वेतन पर लगी रोक। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान आदेश का पालन नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पथ निर्माण विभाग के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया है। इसमें विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार, मुख्य अभियंता मनोहर कुमार, अधीक्षण अभियंता राकेश कुमार श्रीवास्तव और कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंता के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई तक मूल आदेश का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया तो प्रधान सचिव का वेतन भी रोक दिया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को 12 जून को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी आदेश दिया गया है। चतरा में होमगार्ड बहाली 1 अप्रैल से, डीसी ने लिया तैयारियों का जायजा। झारखंड के चतरा जिले में 1 अप्रैल से होमगार्ड बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। बहाली प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत सभी अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा चतरा शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर उपायुक्त कीर्ति श्री जी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए बहाली प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सुचारू रूप से पूरा कराने पर जोर दिया। उन्होंने अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर भी निर्देश दिए। इस मौके पर बहाली के दौरान होने वाली प्रक्रियाओं का ट्रायल भी कराया गया, जिससे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था की संभावना को पहले ही खत्म किया जा सके। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और तय समय सीमा के अंदर सभी तैयारियां पूरा करने का निर्देश दिया। जिला प्रशासन की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बहाली प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में पूरी हो। मौके पर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी, एसडीओ जहूर आलम, एसडीपीओ संदीप सुमन, डीएसपी मुख्यालय अमिता लकड़ा, गृह रक्षा वाहिनी के जिला समादेष्टा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार, होमगार्ड के इंस्पेक्टर माजिद आलम समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। 1 अप्रैल से टोल टैक्स महंगा। रांची जमशेदपुर हाईवे पर अब कार जीप के लिए 120 की जगह 125 रुपए देने होंगे। NHAI ने बढ़ाई दरें। टोल दरों में लगभग 3% से 7% तक हुई बढ़ोतरी। देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा 1 अप्रैल से महंगी होने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI टोल दरों में बढ़ोतरी करने जा रहा है। टोल दरों में लगभग 3% से 7% तक की बढ़ोतरी होगी, जबकि कई टोल प्लाजा पर यह बढ़ोतरी करीब 5% के आसपास रहेगी। जमशेदपुर रांची हाईवे पर कार का टोल 120 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो जाएगा। अन्य वाहन श्रेणियों जैसे बस, ट्रक और भारी वाहनों के टोल में भी बढ़ोतरी होगी। असम चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हुई कल्पना सोरेन, देवघर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। झारखंड के गांडे से विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना हुई। इस दौरान जब वो देवघर एयरपोर्ट पहुंची तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरे माहौल में उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू भी उनके साथ मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो देवघर जिला अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के कई वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें केंद्रीय समिति सदस्य परिमल सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मनोज दास, देवघर मेयर रवि राउत, वरिष्ठ नेता सुरेश शाह, महानगर अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद प्रदीप कुमार चौधरी प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके अलावा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष नीलम देवी और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी की भी सक्रिय भागीदारी रही। कार्यक्रम में महिला और युवा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। हीरा देवी, संतोषी शर्मा, जयनाथ मंडल, पप्पू गुप्ता, शहनाज परवीन, पार्षद अमरेश ज्योति, सचिन राउत और अभिषेक कुमार सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने एकजुट होकर कल्पना सोरेन का स्वागत किया। का असर अब हवाई यात्रा पर दिखा। पहले ATF में सरचार्ज लगा, फिर फेयर कैप हटा। रांची से फ्लाइट किराया 3000 तक बढ़ा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब रांची की हवाई यात्रा पर स्पष्ट दिखने लगा है। मार्च में एयरलाइंस कंपनियों ने बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण फ्यूल सरचार्ज लागू किया है, जिससे घरेलू उड़ानों के किराया पहले से ही बढ़े हुए हैं। वहीं अब केंद्र सरकार द्वारा फेयर कैप हटाया तो इसका भी असर दिखने लगा है। रांची से महानगरों के विमान किराए में 2500 रुपए तक की वृद्धि हो गई है। यहाँ तक कि 1 महीना बाद के टिकट खरीदने पर भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अप्रैल माह में रांची से मुंबई जाने के 9000 रुपए तक तो कोलकाता के लिए 6700 रुपए तक में टिकट खरीदना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 23 मार्च से कैप हटाने की घोषणा के साथ ही विमानन कंपनियों ने किराया बढ़ा दिया। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि कैप हटने पर अभी और मनमाना किराया वसूला जा सकता है।
पहले तो सरचार्ज और 23 मार्च से फेयर कैप हटने के कारण रांची से जाने वाले यात्रियों को पॉकेट ढीला करना पड़ रहा है। अब रांची से विभिन्न शहरों के लिए युद्ध शुरू होने से पहले की तुलना में विमान किराया 3000 रुपए तक बढ़ गया है। रांची से दिल्ली, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे प्रमुख रूट्स पर टिकट पहले की तुलना में काफी महंगे हो गए हैं। मालूम हो कि एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF में सरचार्ज लगाने से रांची से विभिन्न शहरों में जाने वाले विमान का किराया 500 से 1000 रुपए बढ़ाया गया था। फेयर कैप हटने से और बढ़ा किराया। झारखंड चेंबर के सिविल एविएशन सब कमेटी चेयरमैन श्रवण राजगड़िया ने बताया कि एयरलाइंस टिकट का किराया स्थिर नहीं होता, ये डायनामिक प्राइसिंग पर आधारित होता है। डिमांड और सप्लाई के अनुसार कीमत बदलती है। जब यात्रियों की संख्या अधिक या सीटें कम होती हैं तो किराया बढ़ता है, जबकि सीटें खाली होने पर एयरलाइंस कीमत घटा देती हैं ताकि अधिक बुकिंग हो सके। 10 मार्च के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने प्रति टिकट सरचार्ज तय किया। औसत किराए में करीब 500 रुपए की बढ़ोतरी रही। दिल्ली के लिए सामान्यतः औसत किराया 6100 रुपए रहता था, वो बढ़कर 6600 रुपए हो गया। पटना का औसत किराया 3500 से बढ़कर 4000 रुपए हो गया। इसी तरह रांची से चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर का औसत किराया भी बढ़ गया। इधर 23 मार्च से केंद्र सरकार ने फेयर कैप हटाया तो किराया आसमान पर है। एयरलाइंस में फेयर कैप वो शुल्क या सीमा है जो टिकट या किराया बढ़ोतरी में न्यायसंगत और तय सीमा तय करती है, ताकि यात्रियों पर अचानक बोझ न पड़े। पर्यटक देश के अंदर ही तलाश रहे डेस्टिनेशन। झारखंड चेंबर के टूरिज्म समिति के चेयरमैन शैलेश अग्रवाल के अनुसार वर्तमान में पर्यटक विदेश यात्रा से बच रहे हैं और देश के भीतर ही घूमने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट के कारण सामान्य हवाई किराए में 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर अन्य अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भी दिख रहा है। थाईलैंड, सिंगापुर आदि के लिए भी टूरिस्ट अवॉइड कर रहे हैं। यदि ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो विमान ईंधन और बीमा शुल्क में और वृद्धि हो सकती है। ऐसे में विमानन कंपनियों को खर्च नियंत्रित करने के लिए बेहतर संसाधन प्रबंधन और उड़ान मार्गों के समुचित निर्धारण पर ध्यान देना होगा। रांची से प्रतिदिन 200 यात्री विदेश जाते हैं, इनमें से लगभग 80 मिडिल ईस्ट के देशों में जाते हैं। 750 करोड़ के घोटाले में ACB पर निशाना। राज्यपाल से मिले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी। CBI जांच कराने का किया आग्रह। झारखंड में 750 करोड़ रुपए से अधिक के कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि एजेंसी निष्पक्ष जांच करने के बजाय सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आर्थिक अपराध में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होना खुद में संदेह पैदा करता है। चार्जशीट में देरी से आरोपियों को मिला फायदा। बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वर्ष 2022 में उत्पाद नीति में बदलाव कर एक सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया गया, जिससे राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 38 करोड़ रुपए का मामला अब बढ़कर 750 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। ACB ने मई 2025 में कई अहम अधिकारियों और संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के कारण अधिकांश आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये देरी जानबूझकर की गई ताकि आरोपियों को कानूनी राहत मिल सके। आरोपी को मिला ट्रांजिट बेल, फिर हुआ फरार। मामले में ACB की कार्यप्रणाली पर सवाल तब और गहरे हो गए जब छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया गिरफ्तारी के बाद फरार हो गया। जनवरी 2026 में गोवा से गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट बेल मिली और वो पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। बाबूलाल मरांडी ने इसे एजेंसी की बड़ी विफलता बताते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में आरोपियों का फरार होना जांच की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि 17 में से 14 आरोपियों को जमानत मिल जाना इस बात का प्रमाण है कि जांच कमजोर तरीके से की जा रही है। राज्यपाल से CBI जांच का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे इस मामले में संवैधानिक दायित्व निभाते हुए हस्तक्षेप करें। उन्होंने ACB को तत्काल चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश देने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने की अनुशंसा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता पर बड़ा सवाल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो जनता का विश्वास पूरी तरह खत्म हो सकता है। रामनवमी जुलूस के दौरान बलियापुर में पथराव पर शांति समिति की बैठक, 19 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मंगलवार को बलियापुर थाना परिसर में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखना था। इस बैठक का नेतृत्व SSP प्रभात कुमार, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सिटी SP, SDM, ADM लॉ एंड ऑर्डर, DSP लॉ एंड ऑर्डर, DSP 1, SDPO सिंदरी, थाना प्रभारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने भी बैठक में भाग लिया। बैठक में रामनवमी के दिन हुई पथराव की घटना पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जुलूस के दौरान अचानक पथराव की घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। इस दौरान ये समीक्षा की गई कि किन परिस्थितियों में विवाद उत्पन्न हुआ और इसमें किन असामाजिक तत्वों की भूमिका रही। प्रशासन ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाने की बात कही।
बैठक में दोनों समुदायों के लोगों ने हिस्सा लिया और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संकल्प दोहराया। सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक सूचना से दूर रहना जरूरी है। अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी उकसावे में न आए। पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी कि इस मामले में अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस लगातार अन्य संदिग्धों की पहचान कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी प्रभात कुमार ने बैठक में लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम जांच में सामने आ रहे हैं वे खुद थाना पहुंचकर अपनी बात रखें। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम गलती से शामिल हो गया है तो वह साक्ष्य के साथ थाना आए। निष्पक्ष जांच के बाद उसे राहत दी जाएगी। कोडरमा में फर्नीचर गोदाम जलकर हुआ राख। दुकान के ऊपर गुजर रहे हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट, 50 लाख से अधिक का नुकसान। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा में मंगलवार तड़के एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये गोदाम कर्मा निवासी जफीर अंसारी का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 3 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट जैसी आवाज सुनाई दी और तेज रोशनी दिखी। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक गोदाम में आग तेजी से फैल चुकी थी। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए गोदाम मालिक को सूचना दी और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन लकड़ी के फर्नीचर होने के कारण आग तेजी से विकराल रूप लेती गई। 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को खबर दी। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि गोदाम में बड़ी मात्रा में लकड़ी और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग पर काबू पाना आसान नहीं था। दमकल कर्मियों को करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में सफलता मिली। इस दौरान गोदाम में रखा लगभग पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया। जफीर अंसारी ने बताया कि उस समय वे हजारीबाग जिले के बरही में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। सूचना मिलते ही वे तत्काल कर्मा पहुंचे, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। हाई टेंशन तार को लेकर लापरवाही का आरोप। गोदाम मालिक ने बताया कि उनके गोदाम में लकड़ी के फर्नीचर के अलावा लोहे की अलमारी, फ्रिज, कूलर समेत कई महंगे सामान रखे थे जो पूरी तरह जल गए। उन्होंने इस अग्निकांड में 50 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया है। बोकारो के रानी पोखर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू। 5 दिवसीय आयोजन भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। बोकारो के रानी पोखर स्थित जगन्नाथ नगर में 5 दिवसीय शिवलिंग स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस आयोजन की शुरुआत एक कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। कलश यात्रा जगन्नाथ नगर से शुरू होकर दामोदर नदी तक गई। वहां श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की और जल संकल्प लिया। इसके बाद कलशों में पवित्र जल भरकर वे मंदिर स्थल की ओर लौटे। यात्रा के दौरान हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। स्थानीय लोगों ने इस धार्मिक आयोजन को सामाजिक एकता और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का माध्यम बताया। उनका कहना है कि ऐसे कार्यक्रम आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। ये 5 दिवसीय आयोजन भजन कीर्तन, पूजा पाठ और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगा। कार्यक्रम का समापन 4 अप्रैल को दरिद्र नारायण भोज और ब्राह्मण भोज के साथ होगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। गिरिडीह में देव पहाड़ी मठ गुरुकुल में वैदिक परंपरा जीवंतः। 93 छात्र ले रहे निःशुल्क शिक्षा, आधुनिक ज्ञान व संस्कारों पर जोर। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड स्थित प्राचीन देव पहाड़ी मठ इन दिनों वैदिक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभरा है। यहाँ संचालित जगत गुरु आदि शंकराचार्य बाबा जागनाथ वैदिक गुरुकुलम में वर्तमान में 93 छात्र चारों वेदों की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही 50 नए बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है, जिससे छात्रों की संख्या बढ़ने की संभावना है। गुरुकुल के महंत ब्रह्मचारी स्वामी गौरवानंद जी महाराज और आचार्य अमितोष द्विवेदी ने बताया कि इस गुरुकुल की स्थापना लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को वैदिक ज्ञान के साथ साथ अच्छे संस्कार देना और सनातन धर्म के प्रति जागरूक बनाना है। उनका कहना है कि ये गुरुकुल आधुनिक शिक्षा के दौर में प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित और आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यहाँ केवल वेदों की शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि आधुनिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य छात्रों को समय के साथ कदम मिलाकर चलने और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। गुरुकुल में अनुशासन, संस्कार, योग और दैनिक दिनचर्या पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास हो सके। गुरुकुल प्रबंधन ने सरकार और समाज के लोगों से अपील की है कि वे यहाँ आकर शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन करें और इस पुनीत कार्य में सहयोग प्रदान करें, ताकि ये परंपरा निरंतर फलती फूलती रहे। रांची, 6 क्विंटल डोडा और अफीम जब्त, किंग पिन गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नामकुम थाना क्षेत्र के बुदरी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित डोडा और अफीम बरामद किया। नामकुम पुलिस ने इसके किंग पिन को गिरफ्तार भी किया है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है और नशा कारोबारियों में डर का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस की छापेमारी के दौरान एक घर से करीब 6 क्विंटल डोडा और लगभग आधा किलो अफीम बरामद किया गया। इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की बरामदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि ये कोई संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है।
पुलिस ने मौके से कई अहम सुराग भी जुटाए हैं। इस मामले में पुलिस ने घर के मालिक मनीष तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वो अवैध रूप से डोडा और अफीम का भंडारण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी की बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली है, जिसका इस्तेमाल इस अवैध कारोबार में किया जा रहा था। आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है। मिली जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में पुलिस उपाध्यक्ष मुख्यालय प्रथम और नामकुम थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राम नारायण सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। हालांकि इतनी बड़ी बरामदगी के बावजूद पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे नेटवर्क और अन्य आरोपियों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा करेगी। पाकुड़ में रिहायशी इलाके में दिखी दुर्लभ कस्तूरी बिल्ली। कब्रिस्तान शमशान में रहना पसंद करती है, वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड में एक दुर्लभ वन्यजीव स्मॉल इंडियन सिविट कस्तूरी बिल्ली रिहायशी इलाके में देखी गई। दिन दहाड़े गांव की गलियों और घरों के पास घूमते इस जीव को देखकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे सुरक्षित रेस्क्यू किया। स्थानीय भाषा में कबर या कस्तूरी बिल्ली के नाम से पहचानी जाने वाली ये सिविट काफी देर तक गाँव की सड़कों और घरों के आसपास घूमती रही। इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। आबादी वाले क्षेत्र में इस वन्यजीव की उपस्थिति से लोगों में कौतूहल बना रहा। अब कम ही देखने को मिलती है कस्तूरी बिल्ली। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम के सदस्य अशरफुल शेख तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को शांत करते हुए कुशलतापूर्वक इस दुर्लभ वन्यजीव का सुरक्षित रेस्क्यू किया। अशरफुल शेख ने बताया कि यह एक स्मॉल इंडियन सिविट है जो अब कम ही देखने को मिलती है। वन विभाग अब इसे सुरक्षित प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ने की तैयारी कर रहा है।